India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी ही करने की मांग की है। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए गए थे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। साथ ही उनकी तरफ से प्रचार के लिए अंतिम राहत की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में अभी तक जितने भी आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, उसमें केजरीवाल का नाम कहीं भी नहीं है। सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत ठहराने के लिए सरकारी गवाहों के बयान और गिरफ्तारी का समय समेत कारण देते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। कोर्ट ने कहा, हम नोटिस जारी करेंगे। साथ ही कहा कि आगे की दलीलें बाद की बहस के लिए बचा के रखें। सिंघवी ने कहा, नोटिस के बाद मामले की सुनवाई जल्द की जाए। हमें चुनाव में प्रचार भी करना है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा और केजरीवाल को ईडी के जवाब देने के लिए 27 अप्रैल का समय दिया। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी के केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में रखने के फैसले को सही ठहराया था। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने दावा किया है कि शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है। ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है। इसके मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल हैं। साथ ही इसमें आपके कई बड़े नेता और मंत्री शामिल रहे हैं। केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मामले में जेल में है। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने विवाद में कथित संलिप्तता के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि ईडी केजरीवाल की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश करने में सक्षम है। इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत सीबीआई के केस में दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया है कि के कविता ने शरद रेड्डी को धमकाया कि दिल्ली में ठेके को हासिल करने के लिए आपको 25 करोड़ का भुगतान करें। अगर इस शर्त को पूरा नहीं किया गया तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके कारोबार को नुकसान उठाना पड़ेगा। सीबीआई ने बताया है कि के कविता के आग्रह पर शरद रेड्डी दिल्ली में शराब के कारोबार में शामिल थे और सीबीआई की कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को ईडी की टीम ने पिछले महीने ही हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
के कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। సిబిఐ కస్టడీ కాదు, బీజేపీ కస్టడీ. బయట బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడేది లోపల సిబిఐ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు. అడిగిందే అడుగుతున్నారు 2 నెలల నుంచి నథింగ్ న్యూ. सीबीआई ने कविता को दिल्ली के तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया था और इसके बाद 12 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां से अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। आज उन्हें हिरासत पूरी होने के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से अदालत ने उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि उससे आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। के कविता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नितेश राणा ने पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आधार उन्हें हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद के कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी। बीआरएस नेता से सह आरोपी बुच्ची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई थी, जिसके बाद कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को आबकारी नीति में बदलाव के लिए रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। कस्टडी के दौरान के कविता से पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने बताया कि के कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। वो रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद सबूतों से हटकर जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए जा रही हैं। वहीं के कविता के वकील ने जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की मांग कर रहे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि कम से कम सीबीआई की अर्जी का जवाब तो देने दीजिए। उनके वकील ने अदालत से जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है। बीआरएस नेता के अधिवक्ता को जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अन्य भी मामले हैं। हम 23 तारीख को समायोजित करने का प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन इससे मकसद का हल नहीं होगा। हमें आपकी बातें सुनने का वक्त मिलना चाहिए। बता दें कि ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में थी। बीआरएस नेता के कविता ने सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई से पूछा कि क्या आपको जमानत अर्जी की कॉपी मिल गई है, तो सीबीआई ने अदालत को बताया कि वो इस पर जवाब दाखिल करना चाहती हैं। अब के कविता की जमानत याचिका पर अदालत 22 अप्रैल को सीबीआई मामले में सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े केस में अमानतुल्लाह को ईडी के सामने 18 अप्रैल को पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक सामग्री हो तो वह विधायक को गिरफ्तार कर सकता है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अमानतुल्लाह को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि वह ईडी की तरफ से 6 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। विधायक होने के आधार पर वह छूट की उम्मीद नहीं कर सकते। उनके कानून सबके लिए बराबर है। ओखला विधानसभा सीट से आपके विधायक अमानतुल्लाह खान पर जिस मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है वह 2018 से 22 के बीच का है। ईडी का कहना है कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018 से 22 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर विधायक ने व्यक्तिगत फायदा उठाया है। इस मामले में छापे के दौरान कई सबूत भी मिले थे। इन सबूतों से अमानतुल्लाह के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के संकेत मिले हैं। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई थी तब अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। हाल ही में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दायर करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ईडी के 6 समन के बाद भी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हो रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को इस केस में सुनवाई करते हुए अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं दी थी और अदालत ने कहा था कि ईडी के बार बार भेजे गए समन को नजरअंदाज करना गलत है। अदालत ने अमानतुल्लाह को अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि विधायकों को पता होना चाहिए कि कानून की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं और इस फैसले को अमानतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने कहा कि अगर सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत के लिए दबाव बना रही हैं तो उनके लिए उनको हलफनामा करना चाहिए। बता दें आपको कि क्योंकि इस मामले में बड़ी संख्या में अलग अलग आवेदन किए गए थे और इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है। ईडी ने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन को 7% प्रॉफिट मार्जिन से बढ़ाकर 12% करने को सही ठहराने को लेकर कोई बैठक या चर्चा नहीं हुई क्या। उनका तर्क है कि पहले भी बैठक और चर्चा नहीं हुई थी, अब भी नहीं हुई क्या और इसीलिए हमने भी ऐसा किया है। 3 दिनों के भीतर बिना किसी बैठक या चर्चा के 12% का प्रॉफिट मार्जिन पेश किया गया। ईडी ने कहा कि अपराध की गंभीरता बेहद ही गंभीर है क्योंकि एक नीति बनाई गई जो कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में थी। पॉलिसी वापस लेने का एकमात्र वजह जांच थी और शराब की नीति नई नीति मतलब अवैध लाभ प्राप्त करने का एक माध्यम। ईडी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि थोक कारोबार का हिस्सा सरकार को दिया जाए, इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई और थोक कारोबार निजी कंपनियों को क्यों दे दिया गया। ईडी ने कहा कि साउथ ग्रुप के साथ ओबरॉय होटल में मीटिंग हुई थी जहां सभी सह आरोपी मीटिंग में उपस्थित थे। उनमें से कुछ अब सरकारी गवाह बन गए हैं। ईडी ने कहा कि आबकारी विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी ने बयान दिया है और कहा है कि सिसोदिया ने पुराने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को नष्ट कर दिया ताकि इसे कोई ना देख सके और इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। उनका फोन क्षतिग्रस्त हो गया था लेकिन वह ये नहीं बता सके कि उनका पिछला फोन कहाँ है। जिस दिन उपराज्यपाल ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई उसी दिन उन्होंने अपना फोन बदल लिया। इसके साथ ही ईडी की दलील पूरी हुई और ऐसे में सीबीआई ने मामले में दलील देते हुए कहा कि वह मामले में लिखित दलील दाखिल करेगी और चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की सूची सिसोदिया को दे दी है। उनका निरीक्षण भी कर लिया गया है। सीबीआई की ओर से इस मामले में कोई देरी नहीं की गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया की शराब नीति के मास्टरमाइंड साउथ ग्रुप से उन्हें 100 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके बदले साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए एक्साइज पॉलिसी बनाने की पूरी साजिश के मुख्य सूत्रधार मनीष सिसोदिया हैं। सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया का कहना है कि मामले में दूसरे आरोपियों को जमानत मिल गई है, उसके मुताबिक समानता के आधार पर उन पर भी लागू होता है, लेकिन उनकी भूमिका, उनको जो एक्शन है वो अलग अलग है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस केस के जुड़े सभी मामलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। जमीन विवाद से जुड़े मामले से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में निचली अदालत में चल रहे 15 मामलों को सुनवाई के लिए खुद से समझ ट्रांसफर कर लिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई। सोमवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से संबंधित कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से याचिका पोषणीय नहीं है और 1968 में हुए समझौते को लेकर मुस्लिम पक्ष ने दलील पेश की है। इसमें कहा गया है कि केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट का हवाला दिया है।
शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है और पत्र में न्यायपालिका को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता जताई गई है। चिट्ठी लिखने वालों में हाईकोर्ट के 17 पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। इसमें कुछ गुटों की ओर से सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों का जिक्र किया गया है। उन्होंने न्यायपालिका को अनावश्यक दबाव से बचने की आवश्यकता शीर्षक वाले इस पत्र में लिखा है और इस तरह की कार्रवाइयां न केवल हमारी न्यायपालिका की पवित्रता का अपमान करती है बल्कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के लिए भी सीधी चुनौती भी पेश करती है, जिन्हें कानून के संरक्षक के रूप में न्यायाधीशों ने बनाए रखने की शपथ ली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व वाली न्यायपालिका से ऐसे दबावों के खिलाफ मजबूत होने और ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि कानूनी प्रणाली और पवित्रता और स्वायत्तता सुरक्षित रहे। सेवानिवृत्त न्यायमूर्तियां दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और एमआर शाह समेत पूर्व जजों ने आलोचकों पर अदालतों और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाने का आरोप लगाया और उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयासों के साथ गलत तरीके अपनाने का भी आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसा करने वाले संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायपालिका को कमजोर और न्यायिक प्रणाली पर जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने उन घटनाओं के बारे में नहीं बताया जिसके कारण उन्होंने सीजेआई को पत्र लिखा। हालांकि ये पत्र ऐसे वक्त में लिखा गया जब भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मलाड मालवानी क्षेत्र में रामनवमी रैली के दौरान कोई कानून और व्यवस्था की समस्या न हो, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने ये टिप्पणी तब की जब उसके समक्ष ये आशंका व्यक्त की गई कि रामनवमी रैली के आयोजक जानबूझकर उन क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। अदालत को प्रार्थना के समय मस्जिदों के बाहर दिए गए पिछले भाषणों के बारे में भी बताया गया, जैसे जनवरी 2024 की मीरा रोड हिंसा को भड़काने वाले भाषण। वहीं मलाड मालवानी इलाके में पिछले साल भी रामनवमी जुलूस के दौरान दंगे हुए थे। खंडपीठ ने महाधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ को संबोधित करते हुए कहा कि सुनिश्चित करें कि मार्ग बदले गए हैं। अगर कानून व्यवस्था की कोई समस्या है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सराफ ने कहा कि खंडपीठ को आश्वासन दिया है कि पुलिस अतिरिक्त सतर्क रहेगी और ऐसे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि वह किसी भी सार्वजनिक रैली को नहीं रोक सकती है। हालांकि उम्मीद जताई कि कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। याचिका में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि राणे ने गोवंडी और मालवड़ी जैसे अन्य उपनगरों का दौरा किया और अधिक नफरत भरे भाषण दिए। कोर्ट ने 9 अप्रैल को पुलिस आयुक्तों को नेताओं के भाषणों के वीडियो की व्यक्तिगत रूप से जांच करने और उसकी समीक्षा करने के बाद उचित निर्णय लेने का आदेश दिया था। सराफ ने अदालत को सूचित किया कि मुंबई और मीरा भायंदर और वसई विरार के पुलिस आयुक्त एक सप्ताह के भीतर ही निर्णय लेंगे कि संबंधित नेताओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं। अदालत ने सराफ को व्यक्तिगत रूप से भाषणों को देखने और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को सलाह देने के लिए भी कहा। इसमें कहा गया कि जब भी कार्रवाई शुरू हो जाती है तो उसके तार्किक अंत तक ले जाने की उम्मीद की जाती है। मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को तय की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.